क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। द्विघात समीकरण की परिभाषा सबसे पहले हम बताएंगे। एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित किसी चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित किसी भी चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन विच हैव हाईएस्ट 2 डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में हमको पहचानने के लिए सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है कि उसमें जो चर उपस्थित है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। 2 से कम घात उसकी नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए। अगर अधिकतम 2 घात है तो उसको हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है द्विघात मतलब जिसमें 2 घात हो। द्विघात समीकरण को कक्षा 10 में हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी विधि है सूत्र विधि। तो कक्षा 10 की बात अगर हम करें तो द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि है सूत्र विधि। पहले हम अगर गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो गुणनखंड विधि में द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं। जैसे कि पहला ये होता है कि हमको 2 संख्या अपने आप से लेनी होती है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप होने का मतलब ये हुआ कि द्विघात समीकरण का कोई भी सवाल होगा अगर तो इस रूप में दिखाई देगा, या कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो वो इस रूप में दिखाई देगा। तो द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है और द्विघात समीकरण के हमेशा 2 उत्तर आते हैं। मतलब जब हम उसको हल करते हैं तो उसके हमेशा यक्ष के या जो भी चर उसमें होते हैं उसके हमेशा 2 मान आते हैं, और उन दोनों मानों को हम मूल भी कहते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो एक मूल इसका अल्फा होता है और दूसरा मूल इसका बीटा होता है। गुणनखंड विधि में ये होता है कि हमको 2 संख्या अपने आप से इस प्रकार से लेनी होती है कि जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए और गुणा करने पर ये किनारे वाला आना चाहिए। लेकिन अगर x² का किसी भी संख्या के साथ गुणा हुआ है तो सबसे पहले हमें उस संख्या को लास्ट वाली संख्या से बाहर गुणा करना होता है। और अगर हम बाहर गुणा करने के बाद हम देखते हैं तो जो संख्या हमको मिलती है, 2 संख्या इस प्रकार से हम फिर लेते हैं कि जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर वो जो हम गुणा किए हैं वो आ जाए। लेकिन ये तब होता है जब x² का किसी संख्या से गुणा हुआ हो। अगर x² का किसी संख्या से गुणा नहीं हुआ है तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ 2 संख्या इस प्रकार से लेंगे कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर ये लास्ट वाला आ जाए। और दूसरी चीज, जोड़ने या घटाने दोनों पर भी आ सकता है, जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ का चिन्ह देखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा तो हमें 2 संख्या लेकर जोड़नी होगी, और अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा तो हमें 2 संख्या लेकर घटाना होगा। तो कुल मिलाकर 2 गुणनखंड विधि से क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं x² - 3x - 10 = 0। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, समीकरण है द्विघात, जिसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने प्रश्न को देखते हैं कि हमारे प्रश्न में x² का किसी के साथ गुणा तो नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न में x² का किसी से नहीं गुणा हुआ है। तो हम यहाँ पर दूसरी चीज ये देखेंगे कि जो हमारा लास्ट वाला पद है या अचर पद है वो प्लस है या माइनस है। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो हमारा लास्ट वाला पद माइनस में है। इससे हमें पता चलता है कि हमें जो 2 संख्या लेनी है उसे घटानी होगी, और 2 संख्या इस प्रकार से लेंगे कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 5 में से 2 को घटा दें
तो 3 आएगा, और अगर 5 गुणे 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो दो संख्या हमारे पास 5 और 2 होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, उसके बाद फिर एक्स, फिर माइनस 10 और बराबर में 0। यहाँ पे होता है एक्स का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और माइनस 10 बराबर में 0। यहाँ पे दो दो का टर्म बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और दोनों जगह से हमको x कॉमन मिल सकता है यहाँ पे। तो बचेगा हमारे पास x और माइनस 5। उसके बाद यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x और 2 पंचे 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ पे x माइनस 5 इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह से x माइनस 5 कॉमन मिल जाएगा हमको। यहाँ भी x माइनस 5 है और यहाँ भी है, और ये 2 पद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है x और यहाँ पर बचता है 2 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बार हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और एक बार इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि अगर तुम इसको बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो ये 0 हो जाएगा और इतना बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास। या हम इसको भी बराबर के उस तरफ भेज सकते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसमें एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं और एक बार इसको करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो x माइनस 5 बराबर 0 होता है, जिससे x बराबर हमको मिल जाता है 5, और दूसरा होगा x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर हो जाता है माइनस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस द्विघात समीकरण का। लेकिन ये तो जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, एक साधारण क्वेश्चन था गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण को हल करने का। लेकिन गुणनखंड विधि से अगर हमको कोई क्वेश्चन हल करना हो और वो रूट में हो तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्या है? √2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर इसे हमें सूत्र विधि से हल करना हो, वैसे तो अभी हम सूत्र विधि बताए नहीं है, लेकिन अभी बताएंगे। अभी पहली विधि चल रही है गुणनखंड विधि। तो अगर हमें रूट के क्वेश्चनों को गुणनखंड विधि से हल करना होता है तो उसमें थोड़ा अलग से हमें सोचना पड़ता है, और वो अलग से क्या चीज सोचना पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। देखो यहाँ पे अगर हमको इस सवाल को हल करना है और वो भी गुणनखंड विधि से, तो ये एक द्विघात समीकरण है। इसमें हम सबसे पहले तुम लोगों से बताए थे कि x स्क्वायर का अगर किसी से गुणा हुआ हो तो इसका लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं, लेकिन बाहर करते हैं। तो √2 का गुणा x स्क्वायर के साथ हुआ है और इसको लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। लास्ट की संख्या हमारे पास है 5√2। तो यहाँ पे हो जाता है √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 5 करोगे तो हो जाएगा 10। रूट का जब 2 बार गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो √2 गुणे √2 और गुणे 5, तो √2 2 हो गया और गुणे 5 मतलब 10 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब कि हमें जोड़ना है। तो दो संख्या हम इस प्रकार से लेंगे कि जोड़ने पर ये बीच वाला मतलब 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए। तो दो संख्या हमारे पास 5 और 2 होगी। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और 5 गुणे 2 कर देंगे तो ये जो हमने गुणा किया है वो आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। तो दो संख्या 5 और 2 होगी। यहाँ पर लिखते हैं √2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दो संख्या चाहे हम 5 प्लस 2 लिखें या 2 प्लस 5 लिखें, एक ही बात होगी। तो 2 प्लस 5 x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। तो हो जाता है √2 x का स्क्वायर प्लस 2 का गुणा अगर हम x से करें तो 2x, और 5 का गुणा अगर हम x से करें तो 5x प्लस 5 √2 और बराबर में 0। यहाँ पर एक पद ये बन जाएगा, एक पद ये बन जाएगा। अब इसमें तो हमको कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, x मिल रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, बचता है √2x और प्लस 2। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x और प्लस √2 बराबर में 0। समस्या इस बात की है कि द्विघात समीकरण का कुछ नियम होता है, और नियम ये होता है कि इसमें कॉमन लेने के बाद दोनों जगह सेम संख्याएं बचनी चाहिए, जो कि इस सवाल में ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ और बच रहा है, यहाँ पे कुछ और बच रहा है। तो या तो हम इसको इसकी तरह बना दें और या तो हम इसको इसकी तरह बना दें। देखो इसको हम इसकी तरह नहीं बना सकते क्योंकि x के साथ कुछ है नहीं,
लेकिन यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या है हमारे पास, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं x √2x प्लस, अगर इस 2 को, जैसे यहाँ पे हमने √2 गुणे √2 बराबर 2 कहा था, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। और ये लिखने का हमारे पास उद्देश्य ये है कि हमको √2 आराम से कॉमन मिल जाएगा और हमारा ये चीज़ आ जाएगा यहाँ। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 की जगह पे √2 इंटू √2 लिखते हैं। बाकी इधर हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहेगा ये, और बराबर में 0। अब हमको यहाँ पे √2 आराम से कॉमन मिल जाएगा और √2 को हम बाहर कर लेंगे। तो कॉमन जब मिलता है तो यहाँ बचता है x और यहाँ पे बचता है √2 और प्लस 5x प्लस √2 और बराबर में हो जाता है 0। तो x प्लस √2 हमको दोनों जगह से कॉमन मिल सकता है, यहाँ से भी है, यहाँ से। तो x प्लस √2 को हम कॉमन कर लेते हैं और बचता है √2x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बार हम इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -√2। पहला मान आ गया x का, और दूसरा √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और फिर x बराबर हो जाएगा -5/√2। तो यहाँ पर x के दोनों मान आ गए हैं, जिसको हमने गुणनखंड विधि से हल किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।